नमस्ते दोस्तों, हमें मौर्य वंश पढ़ रहे थे और उसमें अशोक चल रहा था। आज जो हमारा है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वो जो था वो पहले वाली वीडियो में हो चुका। कलिंग, अब देखिए कलिंग है वर्तमान में जो उड़ीसा है, जिसको बोलते हैं ओडिशा, उसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दहिया नदी के किनारे हुआ था। दहिया नदी के किनारे हुआ था। तो ये कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा। क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन से राज्य में, वर्तमान में किस राज्य में था कलिंग? तो उड़ीसा। और इसका जो नया नाम है उसको ओडिशा कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है उसके 8 किलोमीटर दक्षिण में दहिया नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ? तो ये जब अशोक का राज्यारोहण हुआ था, उसके 12वें वर्ष, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं कि कलिंग युद्ध हुआ राज्यारोहण के कौन से वर्ष? 12वें वर्ष। राज्याभिषेक के कौन से? 8वें वर्ष। तो इसका ध्यान रखना कि राज्यारोहण के तो कौन से वर्ष? 12वें वर्ष, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब सन 261 ईसा पूर्व। कौन से? 261 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि कलिंग कौन से राज्य में पड़ता है वर्तमान में? तो उड़ीसा या ओडिशा। कौन सी नदी के किनारे? दहिया नदी के किनारे। कब लड़ा गया? कि अशोक, जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक के राज्यारोहण के 12वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और सन पूछ ली जाए तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। दोस्तों, आप इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो ये राज्यारोहण के 12वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और सन कौन सी थी? 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा? कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। अब उस समय शासक, क्वेश्चन आता है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो उस समय कलिंग का शासक था नंदराज। ये बात हमें कहां लिखी हुई मिलती है? एक अभिलेख मिला है, हाथी गुफा अभिलेख, और उस हाथी गुफा अभिलेख में ये बात लिखी हुई है, अभिलेख, कि उस समय यहां कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। ये कलिंग पर आक्रमण करने का क्या कारण था? कि कलिंग में सर्वाधिक क्या थे? हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो आपको देखिए यहाँ पर हाथी और वहां शासक नंदराज, और इसमें याद रखने के लिए कि ये किस अभिलेख में इसका की जानकारी प्राप्त होती है, तो हाथी गुफा अभिलेख। तो यहाँ देखिए कलिंग का उस समय शासक नंदराज। क्वेश्चन आ जाए कि ये बात किसमें, कलिंग का शासक नंदराज था, ये बात कहां पर मिली हमें? तो हाथी गुफा अभिलेख के द्वारा प्राप्त हुई है। अब देखिए कि नंदराज, इसमें सैनिक
1 लाख लोग इसमें क्या हुए, मारे गए। 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में। हाथी गुफा अभिलेख में ये बताया कि इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए। और इस युद्ध के बाद जब इसमें इतनी धन हानि हुई तो इस युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया। क्वेश्चन आ जाए कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो यही कलिंग युद्ध। हमेशा के लिए इसी कलिंग के बाद में उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया, यानी कि उन्होंने भेरी घोष को त्याग दिया और इसकी जगह कौन सा अपना लिया? धम्म घोष। भेरी का मतलब जो युद्ध की जो नीति थी इसको हमने हमेशा के लिए अशोक ने त्याग दिया, और धर्म यानी धर्म का रास्ता हमेशा के लिए उन्होंने क्या किया? अपना लिया। और अशोक ने इस युद्ध के बाद कौन सा धर्म धारण कर लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में 3 लोगों की अहम भूमिका थी। एक तो था श्रवण निग्रोथ, दूसरा था उपगुप्त, और तीसरा था मोगली पुत्र तिस्त। इन 3 लोगों में सर्वाधिक उपगुप्त का प्रभाव पड़ा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। लेकिन एक ग्रंथ था राज तरंगिणी, और इसके लेखक कौन थे? कलहण। इसमें ये बात लिखी हुई है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किसका उपासक था? शिव का उपासक था। शिव का उपासक था। तो ये था, दोबारा देखिए इसमें कि अशोक जो कलिंग युद्ध था, वर्तमान में ये कलिंग कौन से राज्य में पड़ता है? उड़ीसा, यानी उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसके 8 किलोमीटर दक्षिण में। नदी का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सी? दरिया नदी। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लड़ा गया, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और राज्यारोहण के 12वें वर्ष। सन पूछ ली जाए तो 261 ईसा पूर्व। सैनिक 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख इसमें घायल हो गए। उन्होंने इस युद्ध के बाद में कौन सी नीति अपनाई? भेरी घोष की जगह कौन सी नीति अपनाई? धम्म घोष। भेरी घोष को हमेशा के लिए उन्होंने क्या किया? त्याग दिया, और धम्म घोष को अपना लिया। शासक कि उस समय शासक कौन था? नंदराज। ये बात कहां पर लिखी हुई है? हाथी गुफा अभिलेख में। और उन्होंने अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में अपने इसमें 3 लोगों का मुख्य योगदान था। एक निग्रोथ, उपगुप्त और मोगले पुत्र तिस्त। ये बात किसमें लिखी हुई है? राजतरंगिणी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था, तो ये कलहण के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें ये बात कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक ने कौन सा धर्म अपना रखा? किसका उपासक था? शिव का उपासक था। अब देखिए आगे कि धम्म और कि ये युद्ध हुआ, उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में वो क्या कि अशोक प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के बाद में कलिंग से दूसरी जगह बौद्ध स्थानों पर जाया करते थे। तो उसमें 10 वर्ष यानी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये कहां गए? बौद्ध गया। और 20वें वर्ष लुम्बिनी। और एक जो इसका अभिलेख था, अभिलेख
कौन सा? रूमनदेही अभिलेख। कौन सा था? रूमनदेही, जो सबसे छोटा था। रूमनदेही अभिलेख में ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने ये जो स्थान थे वहां से 1/6 भूमि कर लिया जाता था, उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। तो ये भूमि का, ये किस अभिलेख में लिखा हुआ है? रूमनदेही अभिलेख में, कि उन्होंने अपने यहाँ से उन्होंने यात्राएं की और यहाँ से जो भूमि कर लिया जाता था वो पहले 1/6 और उसके बाद में 1/8 लेने लगे। अब धम्म, कि धम्म क्या था अशोक ने? कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया है। धम्म कहा गया है। ध्यान दें, क्वेश्चन क्या था कि अशोक का धम्म, ये भी पूछा हुआ है कई बार कि अशोक का धम्म क्या था? कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया वो ही क्या है? धम्म है। अब नैतिक उन्नति के लिए जैसे कल्याणकारी कार्य करना, वृद्धों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये सभी क्या थे? नैतिक उन्नति के लिए कार्य थे। तो ये इनको क्या कहा गया? अशोक का धम्म कहा गया, यानी धम्म। दूसरा है धम्म यात्राएं। धम्म यात्रा कि अशोक से पहले जितने भी शासक हुए वो कौन सी यात्राएं करते थे? विहार यात्राएं किया करते थे। कौन सी यात्राएं? विहार यात्राएं। अब विहार यात्रा में क्या होता था कि जो पशुओं का शिकार करते थे, किसका शिकार करते थे? पशुओं का शिकार करते थे विहार यात्रा में। विहार यात्रा में क्या किया जाता था? पशुओं का शिकार। किसका शिकार? पशुओं का शिकार किया जाता था। पशुओं का शिकार। विहार, अशोक से पहले कौन सी यात्राएं प्रारंभ की जाती थी? प्रारंभ की जाती थी कि विहार यात्राएं, और विहार यात्रा में किसका शिकार किया जाता? पशुओं का शिकार किया जाता था। लेकिन अशोक ने कौन सी यात्रा की? धम्म यात्रा। और धम्म यात्रा में क्या किया जाता था? बौद्ध स्थानों की यात्राएं और ब्राह्मणों व वृद्धजनों को स्वर्ण का दान किया जाता था। स्वर्ण का दान। तो अशोक ने कौन सी यात्रा चालू की? धम्म यात्रा। कौन सी यात्रा? धम्म यात्रा प्रारंभ की। धम्म यात्रा। और अशोक से पहले कौन सी यात्रा है? क्वेश्चन आ जाए कि अशोक से पहले कौन सी यात्रा की जाती थी? विहार यात्राएं। और विहार यात्राओं, क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे पूछ सकता है कि विहार यात्राएं क्या थी? तो विहार यात्राओं में क्या किया जाता था? पशुओं का शिकार किया जाता था। किनका शिकार किया जाता था? पशुओं को शिकार। और धम्म यात्रा में क्या किया जाता? कि जितने भी बौद्ध स्थान थे, जैसे बोध गया, लुम्बिनी, इनकी यात्राएं की जाती थी। तथा ब्राह्मणों को, वृद्ध जो बूढ़े थे, उनको सोने का दान यानी स्वर्ण दान दिया जाता था। तो पहला क्या था? धम्म यात्रा। दूसरी थी धम्म, पहला धम्म और दूसरी धम्म यात्राएं। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब धम्म यात्रा से पहले कौन सी है? विहार यात्राएं। विहार यात्राओं में क्या? पशुओं का शिकार किया जाता था। और धम्म यात्रा में बौद्ध स्थानों की यात्राएं की जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और वृद्धजनों को क्या किया जाता था? सोने का दान यानी स्वर्ण दान किया जाता था। अब है धम्म महामात्र
एक पद तक धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अब ये धम्म महामात्र क्या थे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और ये धम्म जो महामात्र थे ये क्या थे कि ये कल्याणकारी काम किया करते थे, कल्याणकारी काम किया करते थे। जैसे कुएं खुदवाना, पानी की व्यवस्था करना, और जिसमें चारे की व्यवस्था करना, अनाज की व्यवस्था करना, ये सभी काम करते थे, कल्याणकारी काम, पेड़ पौधे लगाना। तो ये कल्याणकारी, ये नियुक्त करने वाला कौन था, अशोक। और अशोक ने कब किया, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। फिर आता है अनुसंधान। अशोक ने क्या किया कि राज्य के 3 पदाधिकारी थे। किसके, राज्य के। एक था प्रादेशिक, दूसरा था राजुकों, और तीसरा था, पहला प्रादेशिक, दूसरा राजुकों और तीसरा युक्तों। ये 3 पदाधिकारी होते थे। अब इन पदाधिकारियों को क्या किया जाता था, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये अपने लेख जो भी लिख के जाते थे, लेख, उन्हीं लेखों को क्या कहा जाता था, अनुसंधान। उन्हीं लेखों को क्या कहा जाता था, अनुसंधान। दोबारा देखेंगे कि अनुसंधान क्या था। अनुसंधान ये कहते राज्य के कर्मचारी, और कौन कौन से कर्मचारी, प्रादेशिक, राजुकों और युक्तों। इनको प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके लिए भेजा जाता था, धर्म के प्रचार प्रसार। और कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था। वो अपने जो लेख लिख के लाते थे, उन्हीं लेखों को क्या कहा जाता था, अनुसंधान कहा जाता था। अब है अभिलेख। देखिए, अभिलेख, अशोक के अभिलेख हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, जिसमें शाहबाज गढ़ी और मनसेर अभिलेख है, जो वर्तमान में दोनों का है, पाकिस्तान में है। और बाकी जो भी अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में थे। वैसे अभिलेखों में 4 लिपियां काम में ली जाती थी। पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी ग्रीक या यूनानी, और चौथी अरामाइका। ये 4 लिपियां ज्यादातर काम में ली जाती थी अशोक के अभिलेखों में। और सर्वाधिक जो लिपि काम में ली गई, सर्वाधिक, वो कौन सी, खरोष्टी लिपि। अशोक ने अभिलेख कहां से सीखी, ये प्रेरणा कहां से मिली, ईरानी शासक था और उसका नाम था डेरियस प्रथम से। कहां से ग्रहण की, क्वेश्चन आ जाए कि अशोक ने अभिलेखों की प्रेरणा किस शासक से प्राप्त हुई, तो ईरानी शासक का नाम क्या था, डेरियस प्रथम। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। खरोष्टी लिपि में 2 अभिलेख थे, एक शाहबाज गढ़ी, कौन सा, शाहबाज गढ़ी, और दूसरा कौन सा था, मनसेरा। और दोनों ही कहाँ है, अभी पाकिस्तान में। कहां पर है,
पाकिस्तान में। और इन अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पता लगाया? 1750 ईस्वी में टिफेंथर ने इसका पता लगाया। और अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। तो अभिलेख सर्वाधिक किसने 65 से पहले पता लगाया? 1750 में। किसने? टिफेंथर ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये अभिलेख जो 10th में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा है वही आधार, और जो आपके 12th इतिहास की बुक है उन्हें दोनों का इनमें मैंने समावेश किया है। तो इस प्रकार ये अशोक के थे। तो आप अंत में क्या हुआ? 232 ईसा पूर्व 40 वर्ष के शासन के बाद में अशोक की क्या हो गई? मृत्यु। तो ये था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।